दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मैग्नेटिक सर्किट की। बेसिकली इस कोर्स की आपको आवश्यकता पड़ेगी डिफरेंट टाइप की जो मशीन है उन मशीन को सोचने और समझने के लिए, उनकी जो वर्किंग है उस चीज को समझने के लिए आपको मैग्नेटिक सर्किट की आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मैग्नेट की। सब लोग जानते होंगे कि मैग्नेट क्या होता है। बेसिकली मैग्नेटिक ऐसा मटेरियल होता है, मैग्नेटिक ऐसा मटेरियल होता है जो लोहे के कणों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। आप लोग प्रैक्टिकल लाइफ में भी सब चीजों को बहुत इजीली देखते होंगे। तो अगर मैग्नेट की बात करूं, वह मटेरियल जो अपनी ओर लोहे के कणों को आकर्षित करता है उस मटेरियल को हम लोग बोलेंगे मैग्नेट। और इसी प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि अगर हम बात करें मैग्नेट जो है, मेरा मैग्नेट दो टाइप का होगा, एक तो होगा आर्टिफिशियल और दूसरा होगा नेचुरल। एक तो होगा आर्टिफिशियल और दूसरा होगा नेचुरल। जैसे कि नाम ही सजेस्ट कर रहा, आर्टिफिशियल मीन्स जब हम कोई चीज अपने किसी पर्पस को पूरा करने के लिए बनाते हैं, अपनी ओर से बनाते हैं, तो उस चीज को हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल। और अगर कोई चीज हमें प्राकृतिक रूप से पाई जाती है तो उसे हम बोलते हैं नेचुरल। तो दोस्तों मैग्नेट को बनाने के भी दो तरीके होते हैं, एक तो आर्टिफिशियल और दूसरा नेचुरल। आर्टिफिशियल में क्या कर सकते हैं हम लोग, ऐसा कर सकते हैं कभी कभी, सपोज ये मेरा एक मैग्नेटिक मटेरियल है, सपोज ये मेरा एक मैग्नेटिक मटेरियल है, ये मेरा कोई लोहे के छड़ है। अगर ये मेरा मैग्नेटिक मटेरियल है और ये मेरा लोहे का छड़ है, अगर मैं इसे आपस में एक दूसरे से रब करूं, अगर मैं इसे आपस में थोड़ी देर एक दूसरे से रब करूं, तो मैं देखूंगा कि ये जो मेरा लोहे का छड़ है इसमें भी थोड़ी देर के बाद एक मैग्नेट की प्रॉपर्टी आ जाएगी। तो इस तरह से मैं कह सकता हूं, इस तरह से जो हम लोग मटेरियल बना रहे हैं जिसमें मैग्नेट की प्रॉपर्टी आ जा रही है, उस मटेरियल को हम लोग बोल सकते हैं आर्टिफिशियल। दूसरी नेचुरल की बात करें तो नेचुरल प्राकृतिक रूप से पाई जाती है। और कोई भी मटेरियल, कोई भी सब्सटेंस अगर प्राकृतिक रूप से पाया जाता तो बेसिकली वह ओर की फॉर्म में पाया जाता। सब लोगों ने पढ़ा होगा, वह पाया जाता ओर, या फिर हम कह सकते हैं हिंदी में बोल सकते हैं इस चीज को अयस्क, अयस्क की फॉर्म में पाया जाता है। और मैग्नेट का जो ओर होगा, मैग्नेट का जो अयस्क होगा उसका नाम होगा मैग्नेटाइट। तो हम कह सकते हैं कि मैग्नेट जो है नेचुरल फॉर्म में मैग्नेटाइट की फॉर्म में पाया जाएगा। और यदि आर्टिफिशियल फॉर्म में हमें बनाना है तो या तो हम रब करके या फिर किसी डिफरेंट पैटर्न से किसी मटेरियल को मैग्नेट की प्रॉपर्टी प्रोवाइड करके आर्टिफिशियल मैग्नेट बना सकते हैं। और या फिर नेचुरल बनाने के लिए हमें ओर चाहिए होगा, और उस ओर का नाम, क्वेश्चन आ सकता है पेपर में कि मैग्नेट के ओर का क्या नाम होता है, तो सिंपल सा आंसर होगा मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट को डिफरेंट मेटलर्जी, डिफरेंट प्रोसेस होती है, उन प्रोसेस के थ्रू के बाद हमें मैग्नेट मिलता, तो मैग्नेट का जो ओर होगा मेरा, वो ओर होगा मैग्नेटाइट। तो आगे बात करते हैं, अगर यदि इलेक्ट्रिकल मशीन की बात करूं तो इलेक्ट्रिकल मशीन के हिसाब से नेचुरल और आर्टिफिशियल हम जो ज्यादातर यूज करते हैं वो आर्टिफिशियल मैग्नेट यूज करते हैं। उसका बेसिक जो डिफरेंस है, वो बेसिक डिफरेंस यह है कि जो मेरा नेचुरल मैग्नेट होता है उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो काफी वीक होती है। तो हम कह सकते हैं कि नेचुरल मैग्नेट की स्ट्रेंथ, नेचुरल मैग्नेट की स्ट्रेंथ वीक होगी। और चूंकि इसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ वीक होती है तो इलेक्ट्रिकल मशीन में जहां भी हम अधिकतर यूज करते हैं मैग्नेट को, वहां पर मैग्नेट के लिए हम नेचुरल ना यूज करके कौन सी यूज करेंगे, इसलिए so we use artificial magnet in electrical machine। तो हम कह सकते हैं कि बेसिकली जो हम मशीन, डिफरेंट मशीन में यूज करेंगे वो हम लोग आर्टिफिशियल मैग्नेट यूज करेंगे, क्योंकि नेचुरल मैग्नेट की जो स्ट्रेंथ होती है वो काफी वीक होती है। बेसिकली आर्टिफिशियल मैग्नेट को बनाने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका तो होता है कि किसी मैग्नेट से लोहे की छड़ रब कर दिया तो उस लोहे की छड़ पर भी मैग्नेट की प्रॉपर्टी आ जाती है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की है। लेकिन इलेक्ट्रिकल मशीन में बेसिकली जो हम प्रिंसिपल यूज करते हैं वो यूज करते हैं हम, ये मेरा कोई मैग्नेटिक मटेरियल होता है और इस मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर मैं इस प्रकार से एक कोइल कह सकते हो या फिर इसे वाइंडिंग भी कह सकते हो। जब मशीन में आप लोग पढ़ोगे, आगे चलकर आप लोग पढ़ोगे, तो इसी चीज को हम लोग वाइंडिंग बोलेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए हम बोल सकते हैं कि किसी मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर हमने यदि कोई कोइल को इस प्रकार से लपेटा जाए और उसके बाद इस कोइल से एक करंट फ्लो कराया जाए, उसके बाद इस कोइल से करंट फ्लो कराया जाए, तो इस मटेरियल में ये जो मेरा मैग्नेटिक मटेरियल है, आप कह सकते हो ये मेरा मैग्नेटिक मटेरियल है, इसके ऊपर मैंने एक कोइल को लपेटा, वाउंड किया है, तो
तो इस कोयल के अंदर अगर मैं करंट दूंगा तो इस मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर भी अपने आप ही एक मैग्नेटिक की प्रॉपर्टी आ जाएगी, और इस प्रकार से इस मैग्नेट को, ये जो मैग्नेट है, इस मैग्नेट को हम प्रॉपर जो नाम देते हैं वो नाम देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। बेसिकली सब लोगों ने क्लास 12th में पढ़ा होगा इतना। इलेक्ट्रोमैग्नेट, किसी इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब होता है किसी मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर यदि मैं कोई कोइल को वाउंड करूं, किसी कोइल को मैं किसी मटेरियल के ऊपर लपेटूं और उसके बाद उसमें करंट फ्लो कराया जाए, तो इस प्रकार से उस मटेरियल में एक मैग्नेट की प्रॉपर्टी आएगी, और वो जो मेरा मैग्नेट होगा वो मैग्नेट होगा मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो बेसिकली इलेक्ट्रिकल मशीन में हम इसी मैग्नेट का यूज करेंगे दोस्तों। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट भी हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं, एक को बोलते हैं टेम्परेरी और दूसरे को बोलते हैं परमानेंट। एक मैग्नेट को हम लोग बोलेंगे टेम्परेरी और दूसरे को बोलेंगे हम परमानेंट। तो जैसा कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है, टेम्परेरी मींस ऐसा मैग्नेट, मैंने यहां पर करंट दिया तो यहां पर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आई, मैंने इस कोइल में करंट दिया तो यहां पर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आई, और ऐसी मैग्नेट को मैंने बोला इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब यदि सपोज जब तक मैंने यहां पर एक स्विच लगाया, मैंने यहां पर एक स्विच लगाया, अब यदि इस स्विच को मैं ओपन कर दूं, यदि इस स्विच को मैं ओपन कर दूं, फिलहाल ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन रहा था, अब यदि मैंने इस स्विच को ओपन कर दिया तो सप्लाई इंटरप्ट हो जाएगी, सप्लाई रुक जाएगी, क्योंकि करंट को क्लोज पाथ चाहिए होता है, करंट को क्लोज पाथ चाहिए। जब क्लोज पाथ नहीं मिलेगा, सर्किट ओपन हो गया तो करंट रुक जाएगा। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर भी दो तरह के काम हो सकते हैं। हो सकता है जैसे ही, ध्यान देना, हो सकता है जैसे ही आपने करंट को रोका, जैसे ही आपने करंट के सर्किट को ओपन किया, तो वैसे ही ये जो मैग्नेटिक मटेरियल है मेरा, इसकी मैग्नेटिक की जो प्रॉपर्टी है वो खत्म हो जाए। हो सकता है जैसे ही आपने करंट को रोका, जैसे आपने करंट को ओपन सर्किट किया, तो इस मैग्नेटिक मटेरियल की जो प्रॉपर्टी आई थी, इसके अंदर जो प्रॉपर्टी आई थी मैग्नेटिज्म की, हो सकता है वो प्रॉपर्टी खत्म हो जाए। या फिर हो सकता है जैसे ही आपने करंट को रोका, करंट को ओपन सर्किट किया, करंट खत्म होने के बाद भी, हो सकता है करंट खत्म होने के बाद भी, करंट जीरो के होने के बाद भी इस मैग्नेट की प्रॉपर्टी खत्म ना हो। तो यदि मैग्नेट की प्रॉपर्टी, टेम्परेरी की बात कर लेते हैं, टेम्परेरी मतलब जो कुछ टाइम के लिए रहता, और वो कुछ टाइम होगा जितनी देर यहां से करंट की वैल्यू रहेगी। तो टेम्परेरी की अगर मैं बात करूं, जितनी देर यहां से मैंने करंट फ्लो कराया, यदि उतनी ही देर यहां पर मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी रहेगी, तो उस मैग्नेट को मैं बोलूंगा टेम्परेरी मैग्नेट। जितनी देर मैंने करंट फ्लो कराया उतनी ही देर मैग्नेट की प्रॉपर्टी रहेगी, तो उसे बोलूंगा मैं टेम्परेरी मैग्नेट। और दोस्तों, यदि करंट की वैल्यू जीरो करने के बाद भी एक बार मैग्नेट बन गया, उसके बाद करंट की वैल्यू जीरो करने के बाद भी इस मटेरियल में मैग्नेट की प्रॉपर्टी रहती है, प्रेजेंट रहती है, एग्जिस्ट करती है। अगर करंट की वैल्यू जीरो करने के बाद भी इस मटेरियल में मैग्नेट की प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेट को हम लोग बोलेंगे परमानेंट इलेक्ट्रोमैग्नेट। मींस करंट की वैल्यू चाहे जीरो कर लो, लेकिन अगर एक बार मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी आ गई तो बहुत ही लंबे समय तक इस मटेरियल में प्रेजेंट रहने वाली है। और यदि ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेट में होता है तो उसे बोलेंगे परमानेंट। और यदि करंट की वैल्यू जीरो होने के साथ साथ मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी भी खत्म हो जाती है, तो ऐसी मैग्नेट को मैं बोलूंगा टेम्परेरी मैग्नेट। तो मैं कह सकता हूं, यदि आई जीरो करने पर मैग्नेटिज्म जीरो, किसी इलेक्ट्रोमैग्नेट में आई जीरो करने पर यदि मैग्नेटिज्म जीरो होता है तो उसे बोलूंगा मैं टेम्परेरी मैग्नेट। और यदि आई जीरो करने के बहुत समय बाद तक मैग्नेटिज्म एग्जिस्ट करता है, तो उस मैग्नेट को मैं बोलूंगा परमानेंट मैग्नेट। अब क्वेश्चन आ रहा होगा माइंड में कि ये कैसे डिसाइड किया जाए, कहां से टेम्परेरी बनेगा, कहां से परमानेंट बनेगा। तो दोस्तों,
ये जो चीज डिपेंड करेगी कि टेम्परेरी बनेगा या परमानेंट बनेगा, ये डिपेंड करेगा टाइप ऑफ मटेरियल। मींस ये जो मेरा मटेरियल है जिसके चारों तरफ मैंने कोइल को वाउंड किया है, ये इस मटेरियल पर डिपेंड करेगा कि जो मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेट बनना है वो टेम्परेरी बनना है या परमानेंट मैग्नेट। कंपटीशन के हिसाब से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि टेम्परेरी मैग्नेट बनाने के लिए हम जो यूज करते हैं वो नॉर्मली यूज करते हैं सॉफ्ट आयरन। मीन्स यदि मैं सॉफ्ट आयरन का मटेरियल यहां पर लगाऊंगा और उसके चारों तरफ एक कोइल को लपेटूंगा तो उससे जो मुझे इलेक्ट्रोमैग्नेट प्राप्त होगा वो कौन सा प्राप्त होगा? टेम्परेरी मैग्नेट, टेम्परेरी इलेक्ट्रोमैग्नेट। और यदि परमानेंट होता है, परमानेंट में जो मटेरियल, मैग्नेटिक मटेरियल जो नॉर्मली हम लोग मशीन में यूज करते हैं, जैसे कि हम लोग कह सकते हैं निकिल, स्टील, कोबाल्ट या आयरन आदि, ये जो मटेरियल होंगे, इन मटेरियल को यदि मैं इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए यूज करूंगा तो ऐसी मैग्नेट को मैं बोलूंगा परमानेंट। तो क्वेश्चन में आ सकता है टेम्परेरी मैग्नेट के लिए सॉफ्ट आयरन और निकल, स्टील, कोबाल्ट, आयरन, इन सब मटेरियल जो है, इन सब मटेरियल से जो मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा वो बनेगा मेरा परमानेंट मैग्नेट। तो अब तक हम लोगों ने जो बात की वो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात की, टेम्परेरी और परमानेंट। अब बात कर लेते हैं स्ट्रेंथ। जो इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ होगी, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ जो डिपेंड करेगी वो डिपेंड करती है Ni/L, या हम कह सकते हैं H। अभी आगे चल के बात होगी इस बारे में भी। H बराबर Ni/L। N मीन्स नंबर ऑफ टर्न, I मीन्स करंट और L मीन्स लेंथ ऑफ कोर। ये ध्यान देना दोस्तों, बहुत से लोग आगे चले क्वेश्चन आता है लेंथ, नंबर ऑफ टर्न डबल कर दिया, हाफ कर दिया, लेंथ डबल कर दी, तो उस चीज को यहां से मैच कर लेते हैं। ये नहीं होता। यहां पर जो H होता है, मेरा आगे चल के H के बारे में लोग बात करेंगे। स्ट्रेंथ कह सकते हो अभी के लिए आप इजीली कह सकते हो इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ। तो वो जो स्ट्रेंथ होगी वो स्ट्रेंथ मेरा डिपेंड करेगी नंबर ऑफ टर्न्स एंड कोइल से फ्लो होने वाला करंट I और L मींस लेंथ। ये कंडक्टर की लेंथ नहीं, कंडक्टर की लेंथ नहीं, सिर्फ लेंथ होगी कोर की और वो लेंथ होगी ये। तो हम कह सकते हैं अगर नंबर ऑफ टर्न बढ़ाओगे तो इस मटेरियल के अंदर मैग्नेटिज्म बढ़ेगा, अगर करंट बढ़ाओगे तो इस मटेरियल के अंदर मैग्नेटिज्म बढ़ेगा। और यदि L बढ़ाओगे, यदि लेंथ सिर्फ लेंथ बढ़ा रहे हो, टर्न और करंट सेम रख रहे हो, तो उस केस में कह सकते हो कि मैग्नेटिज्म घटेगा। तो अच्छा मैग्नेटिज्म प्राप्त करने के लिए हमें ये लेंथ, कोर की लेंथ, इसे कोर बोलेंगे, मटेरियल जो है इसे कोर बोलेंगे, इस कोर की लेंथ कम से कम होनी चाहिए, नंबर ऑफ टर्न अधिक से अधिक होना चाहिए और उससे फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू अधिक से अधिक होनी चाहिए। तो दोस्तों बेसिकली अब हम लोग, ठीक है, हम लोगों ने सबने पढ़ा है मैग्नेट होता है, लोहे के कणों को आकर्षित करता। अभी थोड़ी देर पहले हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में बात कर लिया, लेकिन थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा कि वास्तव में मैग्नेट होता क्या है। वास्तव में कोई भी मटेरियल है, यह एक मार्कर है, ये किसी भी रबड़, पीवीसी, इंसुलेशन, किसी भी चीज से बना हुआ है। तो बेसिकली होता क्या है, कोई भी मटेरियल है, उस मटेरियल में फिलहाल जो मॉलिक्यूल है, उसके जो एटम है वे रैंडमली होते हैं। यानी कि फिलहाल कह सकते हो ये जो मार्कर है, इस मार्कर में जो इसके मॉलिक्यूल होंगे वे मॉलिक्यूल कुछ इस तरह से लाई कर रहे होंगे। मीन्स वे मॉलिक्यूल कुछ इस तरह से इसके लैटिस में होंगे, यानी कि इसका एक मॉलिक्यूल का नॉर्थ यहाँ है, एक नॉर्थ यहाँ है। इस तरह मॉलिक्यूल भी अपने आप में मटेरियल ही होता है। आप कह सकते हो इसका जो सबसे छोटा मटेरियल है, इस मार्कर का जो सबसे छोटा मटेरियल मॉलिक्यूल है, सॉरी, इस मार्कर का जो सबसे छोटा मॉलिक्यूल है वो भी अपने आप में एक मटेरियल है। तो यानी कि मैं कह सकता हूं ये सबसे छोटा मॉलिक्यूल था, ये इस तरह से कुछ पड़ा हुआ रैंडम, रैंडम मीन्स अव्यवस्थित, रैंडम अरेंजमेंट, अव्यवस्थित
रैंडम, ये एक मटेरियल है, इस मटेरियल के अंदर भी फिलहाल मॉलिक्यूल है और वो मॉलिक्यूल रैंडमली फैले हुए हैं। मींस किसी का नॉर्थ इधर जा रहा है, किसी का नॉर्थ उधर जा रहा है, किसी का साउथ उधर जा रहा है, तो एक रैंडम है। तो इससे हो क्या रहा होगा, ये जो छोटा मॉलिक्यूल है ये भी अपने आप में मटेरियल है, ये भी अपने आप में एक मैग्नेट है। लेकिन इस मटेरियल के अंदर जो डिफरेंट टाइप के बहुत सारे मॉलिक्यूल हो गए, वे मॉलिक्यूल एक दूसरे का आपस में मैग्नेट का जो इफेक्ट है वो कैंसिल कर रहे हैं। इस मटेरियल के अंदर जो मॉलिक्यूल है वो मॉलिक्यूल एक दूसरे का जो मैग्नेटिज्म है, ये वाला जो मॉलिक्यूल है इस वाले मॉलिक्यूल की मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी, या फिर कह लो इस वाले मॉलिक्यूल की मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी, या फिर कह लो ये वाला इस वाले की, या फिर इस वाले की, कुछ इस तरह सा हो रहा होगा रैंडम में कि आपस में एक दूसरे के मॉलिक्यूल जो है एक दूसरे के मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैंसिल आउट कर रही होंगी। तो इस वजह से जो टोटल रिजल्टेंट या नेट जो टोटल रिजल्टेंट जो मेरा मैग्नेटिज्म आएगा वो मैग्नेटिज्म आएगा मेरा 0। अब हम करते क्या, यदि सपोज करो इसी मटेरियल के ऊपर मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेट बना दिया, इसी मटेरियल के ऊपर मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेट बना दिया, उस कोइल से करंट फ्लो कराया, तो करंट फ्लो कराने के बाद होगा क्या, उसके जो मॉलिक्यूल हैं वे मॉलिक्यूल अपने आप को एक व्यवस्थित अरेंज्ड मैनर, ये मेरा एक मटेरियल था, अभी ये इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं था, अभी ये मैग्नेट नहीं था, इसमें मैग्नेटिज्म का प्रॉपर्टी नहीं था, मैंने इसके ऊपर एक कोइल लपेटा, उस कोइल से करंट फ्लो कराया, तो करंट फ्लो होने के बाद पहले ये ऐसा था, करंट फ्लो होने के बाद ये ऐसा हो गया होगा, और ऐसा होने के बाद इसके जो मॉलिक्यूल है नॉर्थ साउथ एक पर्टिकुलर एक अरेंज्ड मैनर में अपने आप को व्यवस्थित कर लिया होगा, जिसके कारण अब हम लोग कह सकते हैं कि ये वाला जो सिरा, ये वाला एंड जो आप देख रहे होंगे, इस पर कौन सा मैग्नेट एंड इस पे कौन सा मैग्नेटिज्म का जो पोल है वो एक्टिवेट हो गया नॉर्थ, और इस वाले एंड पर आप देखो तो यहां कौन सा पोल एक्टिवेट हो गया साउथ। तो होता क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने का मतलब ये है, आपने जैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया, जैसे ही करंट फ्लो कराया, तो उसने अपने अंदर जो मॉलिक्यूल थे उन मॉलिक्यूल को एक अरेंज्ड मैनर में अपने आप को व्यवस्थित कर लिया, और अरेंज्ड मैनर में व्यवस्थित करने के बाद हुआ क्या, ये जो मॉलिक्यूल थे ये मॉलिक्यूल का एक रिजल्टेंट इस साइड नॉर्थ और इस साइड साउथ, इस साइड नॉर्थ पोल आ गया और इस साइड साउथ पोल आ गया। इसका मतलब मेरा यहां भी एक मैग्नेटिज्म होगा और यहां भी एक मैग्नेटिज्म होगा। तो इस प्रकार से क्या बन गया मेरा एक मैग्नेट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट में कुछ नहीं होता, इलेक्ट्रोमैग्नेट में सिर्फ और सिर्फ जो उसके मॉलिक्यूल हैं करंट फ्लो कराने के बाद उसके जो मॉलिक्यूल होंगे वे मॉलिक्यूल अपने आप को एक व्यवस्थित क्रम में अरेंज्ड कर लेंगे, जिसके कारण एक रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बाहर एक्सर्ट होगा। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो मेरा मटेरियल होगा, ये मटेरियल मेरा मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी शो करेगा। जबकि नॉर्मल कंडीशन में ये मेरा मटेरियल था, कोई लेटा हुआ है सही, इसके अंदर जो है मॉलिक्यूल इस तरह से आपस में एक दूसरे का कैंसिल इफेक्ट कर रहे हैं मैग्नेटिज्म का, तो इस वजह से इसका रिजल्टेंट कितना आ रहा है 0। लेकिन यहां पर व्यवस्थित हो गया तो यहां पर कितना आएगा, कुछ वैल्यू आएगी। वो डिपेंड करेगा कि किस टाइप का मटेरियल आपने यूज किया। तो दोस्तों आगे बात करते हुए, जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं, आप लोगों ने बेसिक इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा होगा। ये मेरा कोई दो चार्ज है, ये एक चार्ज है Q1, ये कोई मेरा एक चार्ज है Q2, तो इन दोनों के बीच एक फोर्स लग रहा था। यहाँ भी अगर आप कंपैरिजन करो तो मैग्नेटिक सर्किट कुछ नहीं होता, सेम होता है। जिस प्रकार से मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है उसी प्रकार से मेरा मैग्नेटिज्म होता है। वहाँ पर फर्क कितना होता है, वहाँ पर दो चार्ज होते हैं, यहाँ पर दो पोल होते हैं। तो आप लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक में जाना होगा, ये एक चार्ज है Q1, ये एक चार्ज है Q2। अब यदि अगर पूछा जाए कि इन चार्ज के बीच फोर्स कितना लगा होगा, तो आप लोगों ने नियम पढ़ा होगा, कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये दो चार्ज है, इन दो चार्ज के बीच जो फोर्स लगेगा उस फोर्स की वैल्यू कौन बताएगा, कूलम्ब्स लॉ। ये भी कभी कभी कंपटीशन के लिहाज से इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं, पूछ लेते हैं सिंपली कि कौन सा नियम लगेगा या ये नियम कौन सा वैल्यू बताएगा कौन सा नहीं। तो आपको पता होना चाहिए, दो चार्ज है, दो चार्ज के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक मींस चार्ज एट स्टैटिक, चार्ज एट रेस्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक मींस इलेक्ट्रॉन एट स्टैटिक, चार्ज एट रेस्ट। दो चार्ज रुके हुए चार्ज है, करंट नहीं चार्ज,
दो चार्ज है, इन चार्ज के बीच जो मेरा फोर्स लगेगा वो फोर्स कितना लगेगा, इस चीज की वैल्यू कौन बताएगा, कूलम्ब्स लॉ। तो इसकी जो वैल्यू होती है मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख देता हूं, एफ पढ़ा होगा आप लोगों ने, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। Q1 मीन्स फर्स्ट चार्ज, Q2 मीन्स सेकंड चार्ज, और R इन दो चार्ज के बीच जो डिस्टेंस रहा होगा उस डिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे R। तो मैं कह सकता हूं दो चार्ज के बीच जो फोर्स लगेगी उसे कूलम्ब्स लॉ बताएगा, और जो उसकी वैल्यू होगी वो होगी F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2, दोनों चार्ज का प्रोडक्ट मल्टीप्लीकेशन अपॉन आर स्क्वायर। आर क्या होगा, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस। या फिर थोड़ा और अच्छे से लिख सकते हैं, अगर इस चीज को भी हम हटाए तो आप लोगों ने पढ़ा होगा F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये एप्सिलॉन नॉट भी हो सकता है, एप्सिलॉन m भी हो सकता है, Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। दो चार्ज के बीच, इलेक्ट्रोस्टैटिक में दो चार्ज के बीच जो फोर्स की वैल्यू होगी वो होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और इस कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है एयर के लिए, इस कांस्टेंट की जो एयर के लिए वैल्यू होती है वो होती है 9 इंटू 10⁹। ठीक, खैर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात है, आप लोग जानते होंगे। मुझे जो बताना है यहाँ पर, मुझे मैग्नेटिक सर्किट के लिहाज से बताना है, और इसी प्रकार से जिस प्रकार से दो चार्ज के बीच एक फोर्स लग रहा था उसी प्रकार से ये मेरा एक मैग्नेट है, ये मेरा एक मैग्नेट है। सपोज करो इसकी स्ट्रेंथ m1 है, सपोज करो इसकी स्ट्रेंथ m2 है। तो इस कूलम्ब्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, कूलम्ब्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, जिस तरह से दो चार्ज के बीच कुछ फोर्स लग रहा था उसी प्रकार से दो मैग्नेट के बीच भी कुछ फोर्स लगेगा। पहले मैग्नेट की जो स्ट्रेंथ मैंने माना वो m1 मान लिया, जिस तरह से वहां चार्ज की Q1 मान रहा था यहां पर m1 मान लिया। दूसरा मैग्नेट जो है उसकी जो मैंने स्ट्रेंथ है m2 मान लिया। तो कूलम्ब्स लॉ के तहत यहां पर जो मेरा फोर्स हो जाएगा F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 फर्स्ट मैग्नेट की स्ट्रेंथ इंटू m2 सेकंड मैग्नेट की स्ट्रेंथ अपॉन आर स्क्वायर। यहां से हम लोग लिख सकते हैं F, इस चीज को हटाएंगे, F इक्वल्स टू, यहां जो देखो दोस्तों ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये डिपेंड करता है कि आप किस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हो। जब मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में बात की तो यहाँ पर फोर्स जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था उसकी वैल्यू आई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यदि मैं न्यूटन के नियम पे जाऊंगा, यदि मैं ग्रेविटेशनल फोर्स के फॉर्मूले पर जाऊंगा, ग्रेविटेशनल फोर्स होती है दो ऑब्जेक्ट के बीच, यदि वहां पर मैं बात करूं तो आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा F इक्वल्स टू G m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर। मास ऑफ फर्स्ट बॉडी, मास ऑफ सेकंड बॉडी अपॉन आर मीन्स दोनों के बीच डिस्टेंस, और जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो जब भी मैं किसी अलग टॉपिक की बात करूंगा तो इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की वैल्यू उस टॉपिक पर डिपेंड करेगी कि कितना आएगी। तो यदि मैं मैग्नेटिक सर्किट में बात कर रहा हूं तो F के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की वैल्यू जो आएगी वो आएगी μ0 अपॉन 4 पाई इंटू m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक में यही जो वैल्यू हो रही थी मेरी, वो हो रही थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डायरेक्टली कांस्टेंट की। लेकिन अगर मैग्नेटिक सर्किट में बात करूंगा तो वैल्यू हो जाएगी मेरी μ0 अपॉन 4 पाई। हालांकि μ0 और 4 पाई के बारे में हम बात करें कि μ0 क्या होगा, कितना होगा, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों आगे बात कर लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। आप लोगों ने सभी ने पढ़ा होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, अपने बोर्ड जो एग्जाम हुए सब लोग वहां पर सब लोगों ने देखा होगा। तो जैसे सपोज ये मेरा कोई मैग्नेट है, इस मैग्नेट का ये मेरा पोल है नॉर्थ, ये मेरा पोल है साउथ। तो सब लोगों को पता होगा कि नॉर्थ पोल से मेरी फील्ड लाइन इस प्रकार से बाहर निकलेगी और साउथ पोल में इस प्रकार से एंटर करेगी। हालांकि आप लोगों को क्लास 12 में पढ़ाया भी गया होगा कुछ इस तरह से कि कभी भी अगर फील्ड को आप मार्क करोगे फील्ड की डायरेक्शन को, तो नॉर्थ पोल से वो ऐसे बाहर जाएगा और साउथ पोल में वो इस प्रकार से अंदर जाएगा। इस तरह से मार्क करने का एक तरीका होता था, जैसे क्लास 12 में बताया जाता, नॉर्थ से बाहर निकलेगा और साउथ में अंदर जाएगा। इस तरह से कह सकते हैं अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन की बात करूं, ये मेरा कोई मैग्नेट है, इस मैग्नेट के नॉर्थ पोल से फील्ड लाइन बाहर की साइड निकलेगा और साउथ पोल में एंटर करेगा। इसी प्रकार से और भी फील्ड लाइन हो सकती है कुछ इस प्रकार से।
अगर मैं यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से थोड़ी सी तुलना करूं तो वहां पर आप लोगों ने देखा होगा, सपोज ये मेरा कोई प्लस चार्ज है, सपोज ये मेरा कोई माइनस चार्ज है, तो यहाँ पर भी हो क्या रहा था, प्लस चार्ज से मेरा फील्ड लाइन इस प्रकार से बाहर जा रहा था, प्लस से माइनस की साइड, यहां से इस प्रकार से, यहां से इस प्रकार से, यहां से इस प्रकार से। तो हम लोग कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का भी कभी कंपटीशन में क्वेश्चन आता है तो प्लस से बाहर निकलेगा, माइनस के अंदर जाएगा, क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इसी प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड लाइन की अगर मैं बात करूं, नॉर्थ पोल से बाहर निकलेगा और साउथ पोल में एंटर करेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर एक बेसिक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस होता है, आप लोगों ने क्लास 12 में पढ़ा होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में सबसे बेसिक जो डिफरेंस होता है, वो सबसे बेसिक डिफरेंस की मैं पहले बात कर लेता हूँ। वो बेसिक डिफरेंस होता है कि आप लोगों ने देखा होगा, जब मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं, यदि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो यहाँ पर ये अंदर, इसके अंदर ये चार्ज बॉडी है कोई, इस चार्ज बॉडी के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी वैल्यू होती है 0। ध्यान देना दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी भी चार्ज बॉडी के अंदर, किसी भी चार्ज बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, मैं अभी बात इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की कर रहा हूं, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मेरा पॉजिटिव चार्ज की आउटर सरफेस से निकलेगा, नेगेटिव चार्ज की आउटर सरफेस तक जाएगा, लेकिन अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा मेरा, 0। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कितना होगा मेरा, 0। और यदि मैं मैग्नेट की बात करूं, यदि मैं मैग्नेट की बात करूं तो मैग्नेट में नॉर्थ पोल से मेरा मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर निकलेगा, साउथ पोल में मेरा फील्ड लाइन एंटर करेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना, मैग्नेट, इस मैग्नेट के अंदर भी ये फील्ड लाइन मेरी कुछ इस प्रकार से कंप्लीट हो रही होगी, ये फील्ड लाइन मेरी अंदर भी कुछ इस प्रकार से कंप्लीट हो रही होगी। नॉर्थ से भले ही बाहर निकला, साउथ में भले ही एंटर करा, लेकिन मैग्नेट के अंदर, मैग्नेट के अंदर जो फील्ड लाइन होगी वो साउथ से नॉर्थ की डायरेक्शन में चलेगी। तो यहाँ पर जो पहला पॉइंट आ जाता है वो ये आ जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज लूप बनाएगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज लूप बनाएगी, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज लूप नहीं बनाएगी। दोस्तों जिस तरह से मैं आपको छोटे छोटे पॉइंट जो बताता हूँ, आप कहीं ना कहीं मार्क या नोट करते रहना, क्योंकि लास्ट टाइम में जब आप एग्जाम की तैयारी, लास्ट में एग्जाम के लिए रिवाइज करने बैठोगे तो पूरा वीडियो देखना पॉसिबल नहीं हो पाता। उस टाइम पर आपको इस तरह के जो पॉइंट होंगे, शॉर्ट पॉइंट होंगे, कहीं ना कहीं आपके बहुत काम आएंगे। तो मैं कह सकता हूं मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो मेरी होगी वो क्लोज लूप बनाएगी, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मेरी क्लोज लूप नहीं बनाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां से यहां तक आउटर पर है। ध्यान देना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मेरी आउटर पर है, इस मटेरियल के अंदर, इस चार्ज बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मेरी कितनी होगी, 0। जबकि मैग्नेट के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसा लूप बनाएगी, क्लोज लूप। दूसरा, जो डायरेक्शन होगी इसकी, जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन होगी बाहर की तरफ, ध्यान देना, यहां से यहां कहां जा रहा है, यहां से यहां नॉर्थ टू साउथ। मैग्नेट में, मैग्नेट के बाहर की साइड, ध्यान देना, मैग्नेट के बाहर की साइड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो नॉर्थ टू साउथ जा रहा है। लेकिन अगर मैं मैग्नेट के अंदर बात करूं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब क्लोज लूप बनाएगी तो कहां से कहां जा रहा है, साउथ टू नॉर्थ। तो पेपर में ध्यान दे लेना कि वो मैग्नेट के बाहर की बात कर रहा है या अंदर की। और अगर कोई भी बात नहीं कर रहा तो ऑब्वियस सी बात होगी, बाय डिफॉल्ट होगा कि कहीं ना कहीं वो बाहर की तरफ पूछना चाह रहा है। लेकिन फिर भी आप कि एक बार पेपर में देख लेना क्या पूछना चाह रहा है। तो अगर मैं बात करूं मैग्नेटिक फील्ड लाइन की, मैग्नेट के बाहर, मैग्नेट के बाहर नॉर्थ टू साउथ, मैग्नेट के बाहर नॉर्थ टू साउथ, और मैग्नेट के अंदर, मैग्नेट के अंदर की बात करो तो साउथ टू नॉर्थ। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की जो डायरेक्शन होगी, और मैग्नेट के बाहर की बात करें तो नॉर्थ टू साउथ जाएगा, और अगर अंदर की बात करें तो साउथ टू नॉर्थ। दूसरी बात,
जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आप लोगों ने देखा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा होगा कि अगर फील्ड लाइन का नंबर ऑफ फील्ड लाइन ज्यादा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में अगर नंबर ऑफ फील्ड लाइन ज्यादा है तो यह चीज ये रिप्रेजेंट करती है कि वहां पर जो मेरा फील्ड है, जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू या उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी अधिक है। ठीक इसी प्रकार से अगर मेरी सपोज यहाँ पर अभी मैंने 2 लूप बनाए हैं, अगर 2 लूप की तुलना में यहाँ पर 3, यहाँ पर मेरा 3, तो अब मेरे लूप हो गए टोटल 6। अगर मैं यहाँ पर 6 लूप बना रहा हूँ, यानी कहने का मतलब है नंबर ऑफ फील्ड लाइन मैंने बढ़ा दी है, नंबर ऑफ फील्ड लाइन की संख्या बढ़ा दी है, तो ये इस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो बढ़ाई गई है। तो हम कह सकते हैं जितनी ज्यादा फील्ड लाइन होगा उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ होगा। और अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक में बात करें तो जितना ज्यादा फील्ड लाइन होगा उतना ही ज्यादा मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ होगा। तो हम कह सकते हैं पहला पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड, ये जो पहला पॉइंट है ये बड़ा बोर्ड के हिसाब से भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, डिफरेंट कंपटीशन में आप देखोगे काफी इंपॉर्टेंट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा क्लोज लूप बनाती है। डायरेक्शन की बात करें, अगर मैग्नेट के बाहर बोला है तो नॉर्थ टू साउथ जाएगा, मैग्नेट के अंदर बोला है तो साउथ टू नॉर्थ जाएगा। अगर पेपर में कुछ भी नहीं पूछा तो उस केस में आप बाहर वाला बाय डिफॉल्ट होता है, बाहर वाले केस को प्रीफर करेंगे, मैग्नेट के नॉर्थ टू साउथ। तीसरा नंबर ऑफ फील्ड लाइन, नंबर ऑफ फील्ड लाइन स्ट्रेंथ को शो करेगी, नंबर ऑफ फील्ड लाइन स्ट्रेंथ को शो करेगी। तो हम कह सकते हैं यदि फील्ड लाइन ज्यादा होंगे तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी अधिक होगी, यदि फील्ड लाइन कम होंगे तो मैग्नेटिक की स्ट्रेंथ भी मेरा कम होगा। इसी प्रकार से एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक और आता है, क्वेश्चन आता है, हम लोग कह सकते हैं यदि सपोज मुझे किसी भी फील्ड लाइन पर अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी हो तो उसके लिए हम लोग दोस्तों क्या करते हैं, जिस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड में करते थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक में करते थे, उसी प्रकार से मैग्नेटिक लाइन में अगर मैं बात करूं, अगर मेरे से पूछा जाए कि भाई इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, या मेरे से पूछा जाए इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, या मेरे से पूछा जाए इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो डायरेक्शन शो करने के लिए हमेशा उस मैग्नेटिक फील्ड के जिस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर यदि आप फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करना चाह रहे हो तो इस पॉइंट पर आप इस लाइन के सापेक्ष एक टेंजेंट या स्पर्श रेखा खींचेंगे। यानी कि यदि कहीं पर भी आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए तो उसके लिए आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन के उस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर आपको डायरेक्शन चाहिए उस पॉइंट पर आपको क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, एक टेंजेंट। और वो जो टेंजेंट की डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन मेरी किसकी डायरेक्शन होगी, मैग्नेटिक फील्ड की। तो हम कह सकते हैं कि जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगा, पॉइंट नंबर 4 में जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगा, उस फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट, उस फील्ड लाइन के किसी भी इस पॉइंट पर टेंजेंट की डायरेक्शन ये तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये, इस पॉइंट पर टेंजेंट ये तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी है, इस पॉइंट पर टेंजेंट ये तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये। तो हम कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पर, मैग्नेटिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट की जो डायरेक्शन होगी वो उसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी होगी। तो हम कह सकते हैं टेंजेंट की डायरेक्शन, टेंजेंट की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो करेगा। टेंजेंट की डायरेक्शन जो होगा मेरा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो करेगा। और इसलिए हम कहते हैं क्योंकि ऐसा हो रहा है, चूंकि ऐसा हो रहा है इसलिए कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देगी। क्योंकि यदि दोस्तों दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन यदि एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो आप इस वाले पॉइंट पर अगर बात करो, इस लाइन के हिसाब से टेंजेंट मेरा ये होगा और इस पॉइंट, इस लाइन के पॉइंट के हिसाब से टेंजेंट मेरा ये होगा। तो एक ही पॉइंट पर दो टेंजेंट हो गया और पॉइंट नंबर 4 के अकॉर्डिंग इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कितनी आ जाएगी, 2, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इस वजह से हम लोग कहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। क्योंकि अगर इंटरसेक्ट करती है तो उस पॉइंट पर दो टेंजेंट बनेगी और दो टेंजेंट बनेगी तो पॉइंट नंबर 4 के अकॉर्डिंग डायरेक्शन भी कितनी होगी, 2, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए दो मैग्नेटिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, सब कुछ सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी सेम रहेगी एक्सेप्ट दिस,
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में सिर्फ ये प्रॉपर्टी नहीं आएगी, बाकी सभी प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक फील्ड में बराबर एप्लीकेबल होती है। तो दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तो दोस्तों ये सब थोड़ी सी मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बारे में बात थी। हो सकता है यहाँ से भी कभी कंपटीशन में कुछ पूछ ले। मेरी पूरी कोशिश है कि आप जो भी कुछ मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर पेपर में क्वेश्चन आए तो जरूर यहाँ से जरूर कुछ ना कुछ, अगर मैग्नेटिक सर्किट से क्वेश्चन आए तो जितना मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इससे बाहर कुछ ना मिले, जिससे कि आप इजीली इस चीज को स्कोर कर सको। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसका जो मतलब है बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट जो है प्रिंसिपल है, जिसका हर जगह मशीन में आगे चल के यूज होगा। इसके बारे में बात कर लेते हैं। सपोज ये कोई मेरा कंडक्टर है, ध्यान देना, सपोज ये मेरा कोई कंडक्टर है, इस कंडक्टर में यदि मेरा कोई करंट फ्लो आई हो रहा है, या हम कह सकते हैं एक मेरा करंट कैरिंग कंडक्टर है, कोई कंडक्टर है जिससे करंट फ्लो हो रहा, या फिर सिंपल लाइन में कह सकते हैं करंट कैरिंग कंडक्टर। ये मेरा कोई कंडक्टर है, इस कंडक्टर से मेरा करंट फ्लो हो रहा है, ये मेरा कोई कंडक्टर है, इस कंडक्टर से मेरा कोई करंट फ्लो हो रहा है। तो एक बात तो निश्चित तौर पर समझ लेना, एक बात तो निश्चित तौर पर समझ लेना, यदि किसी कंडक्टर से करंट फ्लो हुआ तो उस कंडक्टर के आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ऐसा होगा, हमेशा होगा। यदि कोई कंडक्टर है, इस कंडक्टर से यदि कोई करंट फ्लो हुआ, मेरे घर में भी, मेरे घर के अंदर भी अगर कोई कंडक्टर है, कोई तार है, कोई वायर है, उस वायर से यदि करंट फ्लो हो रहा है, तो दोस्तों इतना तो निश्चित है कि उस कंडक्टर के आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा। तो इसी चीज को हम बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यदि कोई करंट कैरिंग कंडक्टर, ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर से करंट फ्लो होगा तो इसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड जरूर बनेगा। इसी चीज का यूज करके हम बहुत सारे, जैसे आप लोग देखते हो घर में फिटिंग बोलते हैं, जैसे सिंपल लैंग्वेज में घर में फिटिंग बोलते हैं कि घर में फिटिंग हो गई है, अंदर कह सकते हो जो सीमेंटेड मेरे वॉल होती है, दीवार होती है, दीवार के अंदर फिटिंग होती है, बाद में फॉल्ट आ जाता है, उस फॉल्ट को चेक करते हैं। तो उस फॉल्ट को कैसे चेक करते हैं? उस फॉल्ट को सिंपली मैग्नेटिक फील्ड से चेक करते हैं। क्लैम्पमीटर होता है मेरा, जो क्लैम्पमीटर होता है, क्लैम्पमीटर क्या करता है, इस तरह से एक मीटर होता है, ये एक वायर है, उस मीटर के क्रॉस ऐसे लगा दोगे तो वो करंट की वैल्यू बता देता है। वो करंट की वैल्यू कहां से बताता है? वो करंट की वैल्यू, ये मेरा कंडक्टर था, इस कंडक्टर में यदि करंट है तो इसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड होगा, उस मैग्नेटिक फील्ड को वो रीड करेगा, उसे कैलिब्रेट करेगा और तब जाकर तुम्हें सीधा बता देगा कि इतना करंट की वैल्यू फ्लो हो रहा है। तो दोस्तों इतना अभी के लिए इतना जान लो, अभी के लिए इतना जान लो, ये कोई मेरा करंट कैरिंग कंडक्टर है, इस कंडक्टर से करंट फ्लो हो रहा है, तो इतना अवश्य है कि इसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड जरूर बनेगा। अब आगे बात करते हैं, भाई कंडक्टर था, करंट फ्लो हुआ, मैग्नेटिक फील्ड बना। अब मैग्नेटिक फील्ड जो है मेरा, अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं, मैग्नेटिक फील्ड जो है मेरा, मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। मैग्नेटिक फील्ड जो है मेरा कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। आप सब लोग जानते होंगे, मैकेनिकल वाले बड़े खुश हुए होंगे कि चलो कुछ तो हमारे सिलेबस का है, वेक्टर स्केलर। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है मेरा वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर वे क्वांटिटी होती है जिन्हें डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड, वे क्वांटिटी होती है जिन्हें डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड दोनों की आवश्यकता, जिन फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड दोनों की आवश्यकता होगी, ऐसी क्वांटिटी को मैं बोलूंगा वेक्टर। और दूसरे आप सब लोग जानते हो स्केलर, जिन्हें सिर्फ वैल्यू से मतलब होता है, डायरेक्शन से मतलब नहीं होता। तो दोस्तों मैग्नेटिक फील्ड जो मेरा होगा, मैग्नेटिक फील्ड मेरा वेक्टर क्वांटिटी होगा। वेक्टर का मतलब इससे मुझे डायरेक्शन भी चाहिए होगा, मैग्नेटिक फील्ड इसे डायरेक्शन भी चाहिएगा, प्लस डायरेक्शन के साथ साथ में मैग्नीट्यूड भी चाहिए होगा। तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड जो मेरा होगा कैसी क्वांटिटी होगा? मेरा वेक्टर। तो दोस्तों अब तक मैंने तुम लोगों को बताया था, ये कंडक्टर है, इससे करंट फ्लो हुआ तो इसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड बना। अब मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। अब तुम्हें ये तो पता चल गया कि मैग्नेटिक फील्ड बनेगा।
अभी तक तुम्हें ये तो पता चल गया कि इस कंडक्टर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, लेकिन कितना बनेगा अब इस बारे में बात करनी है, और किस डायरेक्शन में बनेगा, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो कितने के साथ साथ ये भी जानना जरूरी है कि किस डायरेक्शन में बनेगा। तो दोस्तों मैग्नेटिक फील्ड बन गया, करंट था, करंट कैरिंग कंडक्टर था, फील्ड बन गया। सबसे पहले बात कर लेते हैं डायरेक्शन की, सबसे पहले बात कर लेते हैं डायरेक्शन की। ये मेरा करंट कैरिंग कंडक्टर था, इस कंडक्टर से करंट फ्लो हुआ तो एक फील्ड बना। मैं जानना चाहता हूं उस फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। मैग्नीट्यूड की बात बाद में करते हैं, पहले डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों इस चीज को, इस करंट किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास फील्ड जो बनता है उसकी डायरेक्शन के लिए जो रूल यूज होता है उस रूल को हम बोलते हैं राइट हैंड, उस रूल को हम लोग बोलेंगे राइट हैंड ग्रिप रूल, या कहीं कहीं पर राइट हैंड पाम हथेली रूल भी कह देते हैं, ठीक है, थंब रूल भी कह देते हैं, लेकिन बेसिकली जो कहते हैं, जो सबसे बेसिक नाम है राइट हैंड ग्रिप रूल। तो इस नियम के अनुसार दोस्तों सपोज ये मेरा करंट कैरिंग कंडक्टर है, सपोज ये मेरा करंट कैरिंग कंडक्टर है, इस कंडक्टर, इस रूल के अनुसार मुझे डायरेक्शन निकालनी है, ध्यान देना मुझे डायरेक्शन निकालनी है। ये मेरा कंडक्टर है, इस कंडक्टर में करंट किस साइड फ्लो रहा है, ऊपर। तो इस ये नियम ये बोलता है, इस नियम के अनुसार ये कहा जाता है, इस नियम से डायरेक्शन निकालने के लिए ये किया जाएगा कि इस कंडक्टर को मैं अपने राइट हैंड में ग्रिप करूंगा, इस कंडक्टर को मैं अपने राइट हैंड में ग्रिप करूंगा, और इस प्रकार से ग्रिप करूंगा कि दोस्तों ये जो मेरा थंब होगा, ये थंब और ये जो मेरा एनसर्कल्ड फिंगर होगा, जो मेरी घूमी हुई उंगलियां होंगी, ये उंगलियां और ये जो मेरा थंब होगा, ये आपस में 90 डिग्री पर होना चाहिए, ऐसे या ऐसे तिरछा नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट। ये अंगूठा मेरा बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। और यदि इस नियम के अनुसार यदि ये अंगूठा इस प्रकार से राइट हैंड में कंडक्टर को होल्ड करूंगा, और यदि ये अंगूठा मेरा करंट की डायरेक्शन बता रहा होगा, यदि ये अंगूठा मेरा करंट की डायरेक्शन बता रहा होगा, तो ये जो उंगलियां होगी, ये उंगलियां मेरी फील्ड की डायरेक्शन बताएगी। इस नियम के अनुसार ये मेरा करंट कैरिंग कंडक्टर है, करंट ऊपर की साइड फ्लो हो रहा है, और यदि ये अंगूठा मेरा करंट की डायरेक्शन शो कर रहा होगा, रिप्रेजेंट कर रहा होगा, इस कंडक्टर को मैंने बाहर निकाल लिया, इस प्रकार से राइट हैंड में होल्ड किया, ये अंगूठा मेरा करंट की डायरेक्शन बता रहा है, तो ये उंगलियां मेरी फील्ड की डायरेक्शन तो बताएगी। तो दोस्तों खुद महसूस करो आप, ये कंडक्टर है मेरा, मैंने ऐसे होल्ड किया, तो उस साइड, इस कंडक्टर से इस साइड, इस कंडक्टर से इस साइड की मैं बात करूं तो उंगलियां मेरी अंदर की साइड जा रही है, उंगलियां जो है मेरी अंदर की साइड जा रही है। तो मैं कह सकता हूं यहां पर जो फील्ड होगा मेरा वो किस साइड होगा, अंदर की साइड। यहां पर जो मेरा फील्ड होगा वो किस साइड होगा, अंदर की साइड। और दोस्तों इसी कंडक्टर को जब मैं घुमा के उंगलियां देखूं तो इस कंडक्टर से इस साइड अपना राइट हैंड आप होल्ड करना, इसी प्रकार से चेक करना, इस कंडक्टर से इस साइड, इस कंडक्टर से इस साइड आप चेक करोगे तो आप देख सकते हो कि इस कंडक्टर से इस साइड जो है मेरी फिंगर कहां रही है, बाहर की साइड, यहां से बाहर की साइड। तो बाहर की साइड जो डायरेक्शन होगी उस बाहर की साइड की डायरेक्शन को मैं डॉट से दिखाता हूं, सभी लोग जानते हो, क्रॉस मतलब इनवर्ड और डॉट मतलब आउटवर्ड। तो हम क्या सकते हैं राइट हैंड ग्रुप रूल से, ये मेरा कंडक्टर था, करंट किधर फ्लो हो रहा था, ऊपर। उस करंट को यदि मैं अंगूठे से, थंब से रिप्रेजेंट करूंगा तो ये उंगलियां मेरी क्या रिप्रेजेंट करेगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, इस कंडक्टर से इस साइड इधर होगा, इस कंडक्टर से इस साइड इधर होगा। जैसे सपोज करो मैं बात कर लेता हूं, ये मेरा कोई कंडक्टर है, यहां से करंट फ्लो हो रहा है आई, ये मेरा कंडक्टर है, ऐसे करंट फ्लो हो रहा है आई। तो दोस्तों अपना राइट हैंड इस प्रकार से ग्रिप करना है, इस प्रकार से, ये मेरा कंडक्टर हो गया, इस प्रकार से राइट हैंड ग्रिप करना है कि यदि थंब मेरा करंट की डायरेक्शन शो कर रहा होगा तो उंगलियां किसकी डायरेक्शन शो करेगी, फील्ड की। तो मैं कह सकता हूं नीचे की साइड महसूस करो, नीचे की साइड इनवर्ड, ये जो मेरा फील्ड होगा यहां पर, इस कंडक्टर के नीचे की साइड, यहां बात करूं मैं तो जो मेरा फील्ड होगा ये देख सकते हो आप, इस तरह से फील्ड लाइन किधर जा रही है, अंदर की साइड इनवर्ड, और इनवर्ड को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, क्रॉस से। और अगर ऊपर की साइड में बात करूं तो ऊपर की साइड जो मेरी फिंगर है बाहर की साइड आ रही है, इसका मतलब ये क्या हो रहा है, आउटवर्ड। तो यहाँ पर जो डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन की जो फील्ड की डायरेक्शन होगी वो कहां होगी, आउटवर्ड, इस प्रकार से। तो ये तो बात थी स्टेट कंडक्टर की।
ये तो बात थी स्टेट कंडक्टर की। अब यदि इसी प्रकार से, जरूरी नहीं कि कंडक्टर हमेशा स्ट्रेट ही हो, जरूरी नहीं कंडक्टर हमेशा स्ट्रेट ही हो। इलेक्ट्रिकल मशीन में आप लोग पढ़ोगे तो वहां आप लोग देखोगे कि नॉर्मली इलेक्ट्रिकल मशीन में जो मेरी होगी कोई जो होगी, वाइंडिंग जो होगी मेरी, वो नॉर्मली सर्किट के हिसाब से होगी, इस प्रकार से वाइंडिंग ये। तो यहां पर दोस्तों अब ये भी करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये भी करंट कैरिंग कंडक्टर है, और करंट कैरिंग कंडक्टर है तो एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और जब मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो उसकी डायरेक्शन भी होगी। अब यहाँ पर डायरेक्शन कैसे निकालें, क्योंकि हमने अब तक देखा राइट हैंड ग्रिप रूल ने बोला कि भाई अपना जो थंब है वो करंट की डायरेक्शन शो कर दो, लेकिन आप यहाँ पर अब यहाँ थंब मत लगा लेना, मुझे यहाँ नहीं निकालना, मुझे इस पोर्शन से कंडक्टर के इस पोर्शन से कोई मतलब नहीं है, मुझे मतलब है इस पोर्शन से। तो मुझे अब यहाँ पर थंब लगा नहीं सकता क्योंकि लगातार गोल गोल घूम रहा है, तो आप थंब की डायरेक्शन कैसे शो करोगे। तो राइट हैंड ग्रिप रूल ये कहता है अपने राइट हैंड को इस प्रकार से होल्ड करो कि थंब और एनसर्कल्ड फिंगर जो है आपकी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, और उसके बाद यदि थंब करंट की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा, ध्यान देना मैं क्या बोलने जा रहा हूं, यदि थंब करंट की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा तो जो मेरी फिंगर होगी वो फील्ड की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगी, या फिर यदि फिंगर उल्टा कर दो, यदि फिंगर करंट की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता होगा तो मेरा थंब जो होगा, यदि फिंगर मेरा करंट की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता होगा तो मेरा जो थंब होगा, थंब मेरा किसकी डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड की। तो दोस्तों यहाँ पर करंट ऐसा गया, आप लोग फील कर सकते हो कि ये कुछ इस तरह से गया होगा, यहाँ से ऐसा आप महसूस कर सकते हो थोड़ा सा ये चीज इस तरह से, ये ऐसा सपोज ये ऐसे लपेटा गया होगा यहाँ से ऐसे करके, तो करंट जो है कुछ इस पर, इसके बारे में बात करेंगे अभी, करंट कुछ इस प्रकार से जा रहा होगा। तो मैं कह सकता हूं यहाँ पर ये जो मेरी उंगलियां है, ये जो मेरी उंगलियां एनसर्कल्ड उंगलियां है, ये जो मेरी एनसर्कल्ड उंगलियां है, ये अगर मेरी करंट की डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रही है तो थंब किसकी करेगा, मैग्नेटिक फील्ड की। आप लोग देखो ये मैं बाहर निकाल लेता हूं, इस प्रकार से हो रहा है, इस प्रकार से ये जो उंगलियां है, ये जो उंगलियां है इस प्रकार से ये करंट की डायरेक्शन शो कर रही है, तो ये थंब किसकी शो कर रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड की। तो जरूर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस प्रकार से रहा होगा, यहाँ पर पोल गया होगा नॉर्थ और यहाँ पर पोल गया होगा साउथ। तो इस प्रकार से दोस्तों ये रूल जो होगा, ये रूल बताएगा मुझे डायरेक्शन किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की, किसके द्वारा, किसी करंट कैरिंग कंडक्टर द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसकी जो डायरेक्शन होगी कौन बताएगा, राइट हैंड ग्रिप रूल। थोड़े से इस बारे में और बात कर लेते हैं, इस कॉन्सेप्ट पर बात कर लेते हैं दोस्तों थोड़ी। या पहले थोड़ा सा मैं इस बारे में बताता हूं राइट हैंड ग्रिप रूल के बारे में। तो राइट हैंड ग्रिप रूल राइट हैंड के थंब और फोर एनसर्कल्ड फिंगर को परपेंडिकुलर रखने पर यदि थंब करंट की डायरेक्शन शो करेगा तो फिंगर फील्ड की डायरेक्शन बताएगा, या फिर वाइस वर्सा मीन्स, ठीक, वाइस वर्सा का मतलब वही हुआ कि यदि मैंने अगर थंब करंट की दिखा रहा है तो फिंगर जो होगी फील्ड की दिखाएगा, और यदि फिंगर करंट की दिखाएगा तो थंब मेरा फील्ड की दिखाएगा। तो आगे इसी पर पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे थोड़ी बात करते हैं। चलो
तो दोस्तों राइट हैंड ग्रिप रूल को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए मैं थोड़ी और कुछ बताना चाहूंगा, क्योंकि जब आप लोग ट्रांसफॉर्मर के क्वेश्चन चेक करोगे तो वहां पर देखोगे आप फील्ड की डायरेक्शन या फ्लक्स की डायरेक्शन या सेकेंडरी में करंट आपको डिसाइड करना होगा किस डायरेक्शन में फ्लो होगा। तो उसी के मद्देनजर मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। सपोज ये मेरा कोई कोर है, सपोज ये मेरा कोई कोर है, इसके ऊपर मैंने बाइंडिंग लपेटी है। तो दोस्तों ध्यान देना, बाइंडिंग दो तरीके से लपेटे जा सकती है। एक तो ये हो सकता है कि आपने पीछे से इस तरह से शुरू किया और इस तरह से लपेटे चले गए उसे, या फिर ये हो सकता है यहाँ पर जिस तरह से यहाँ पर है ये सामने से शुरू किया और ये इस तरह से लपेट। अब ये सामने से शुरू किया है पीछे से शुरू किया, इस बात का डिसाइड कहां से होगा? आप देखिए सब लोग इलेक्ट्रिकल भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, मैकेनिकल भी है, सब लोगों ने आपने इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ा होगा। आप ऑब्जर्व कर सकते हो ये मेरा टर्न, पहला टर्न, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ पहला टर्न देखना, आपको फर्स्ट टर्न देखना है और फर्स्ट टर्न ये महसूस करना है कि फर्स्ट टर्न पीछे कोर के पीछे की साइड से मूव किया है या कोयल के आगे की साइड से मूव किया। आप यहाँ देख सकते हो ये वाला पोर्शन गायब हो गया, ये जो पोर्शन है गायब हो गया। इसका मतलब ये यहाँ से यहाँ तक के बीच जो मेरा वायर है वो वायर निश्चित तौर पर कोर के पीछे की साइड से आया है। तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर कुछ इस तरह से लपेटा गया होगा, हाँ या ना? ठीक इसी प्रकार से ये जो कोर की बात है, इस कोर में अगर मैं देखूं ये जो मेरा पहला टर्न आप लोग चेक कर पा रहे हो, पहला इसे भी बोल सकते हो इसे बोल सकते हो, इसी प्रकार से इधर भी इसे भी, ये जो मेरा पहला पहला टर्न है, पहला कंडक्टर है, आप लोग देख सकते हो कि ये सामने से, ये आपको यहां दिख रहा है। आप इंजीनियरिंग ड्राइंग थोड़ा सा लगाइए, आप देख रहे हो कि ये सामने से जा रहा है, इसके आगे से जा रहा है। जब आगे से इस प्रकार से जा रहा है तो निश्चित तौर पर ये कुछ इस तरह से लपेटा गया होगा। फील कर पा रहे हैं आप? ठीक, उसके बाद आप देखना जब ये इस प्रकार से लपेटा गया है, आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं, इस प्रकार से लपेटा गया तो आप इस तरह से रखिए इसे। राइट हैंड, ध्यान देना, राइट हैंड लेना, फील्ड की डायरेक्शन के लिए राइट हैंड लेना, इस प्रकार से आप लीजिए। और ये उंगलियां मेरी किसकी डायरेक्शन बता रही है? करंट की। तो ये अंगूठा, ये थंब मेरा किसकी डायरेक्शन बताएगा? फील्ड की। तो यहां पर कह सकता हूं ये मेरा फील्ड की डायरेक्शन होगा, इसका मतलब ये मेरा नॉर्थ पोल होगा और ये मेरा पोल कौन सा हो जाएगा? साउथ पोल। ठीक, इसी प्रकार से आप देख सकते हो ये सामने से जा रहा है, जब सामने से जा रहा है तो आप देख सकते हो कि जरूर जो लपेटा लिया गया, जो बाउंड किया गया है कोइल को, वो सामने से इस प्रकार से लपेटा गया। यहां से पहला टर्न आपको चेक करना है, पहला टर्न सामने से जा रहा है तो निश्चित तौर पर मेरा जो राइट हैंड रूल लगाऊंगा मैं कुछ इस प्रकार से लगेगा और इस प्रकार से लगेगा तो फील्ड की डायरेक्शन किधर जाएगी? इधर। तो मेरा फील्ड की डायरेक्शन इस साइड रहा हुआ, तो ये हो गया मेरा नॉर्थ, और जब ये मेरा नॉर्थ हो गया तो ये हो जाएगा मेरा साउथ। आप जरूरी नहीं आप फर्स्ट टर्न ये काउंट करें, आप फर्स्ट टर्न ये भी काउंट कर सकते हो, आप फर्स्ट टर्न ये भी काउंट कर सकते हो। लेकिन दोस्तों कभी भी किसी बाइंडिंग का अगर आपको फील्ड फ्लक्स की डायरेक्शन निकालनी हो, बीच वाले टर्न कभी भी काउंट मत करना, हमेशा एंड सिरे का टर्न काउंट करना है। एंड सिरे से आपको चेक करना है कि टर्न पीछे से आएगा या आगे से आएगा। आप यहां से अगर चेक करने जाए, आप देख सकते हैं करंट नीचे आ रहा है, आप देख सकते हैं करंट नीचे आ रहा है, टर्न जो है टर्न आपको दिखाई दे रहा है, इसका मतलब कहने का टर्न सामने है। जब टर्न सामने है तो निश्चित तौर पे ऐसे रहा होगा नीचे, और जब नीचे रहा होगा थंब किधर गया होगा? इधर। तो डायरेक्शन क्या रहेगी? नॉर्थ। तो चाहे आप यहां से कैलकुलेट कीजिए, चाहे आप यहां से कैलकुलेट कीजिए, चाहे आप यहां से करें, चाहे आप यहां से करें, लेकिन आंसर सेम आएगा। लेकिन ये बात आप हमेशा ध्यान रखना कि हमेशा आप एंड जीरो से ध्यान करोगे। आप हमेशा फ्लक्स की डायरेक्शन जो भी हमेशा किसी बाइंडिंग के आप कैलकुलेट करोगे वो हमेशा एंड जीरो से करोगे, या तो इस एंड से होगा या इस एंड से होगा, बीच से नहीं होगा। ठीक, तो दोस्तों राइट हैंड पाम रूल या राइट हैंड थंब रूल के बारे में बहुत बात होगी। इसी प्रकार का एक रूल और होता है कि आप लोगों को डायरेक्शन निकालने से मतलब होता है, इतना ज्यादा जरूरी नहीं होता, लेकिन फिर भी कभी कंपटीशन में हो सकता आ जाए। एक रूल होता है जिसे बोलते हैं मैक्सवेल स्क्रू रूल। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ इस बारे में। आप लोग क्या करते हैं घर में, आप लोगों ने सभी में थोड़े से होम अप्लायंसेस होते हैं, देखते होंगे आप लोग, कुछ भी वोल्टेज रेगुलेटर हो गया, कोई स्विच हो गया, कोई बोर्ड हो गया, तो आप ऐसा
स्क्रू लेते होंगे, स्क्रू खोलते होंगे, तो आप देखते होंगे कि अगर आप ऐसे लेकर ऐसे टाइट करोगे, अगर आप ऐसा करोगे, राइट हैंड इस डायरेक्शन में घुमाओगे, ये सब के सब कॉन्शियस माइंड में होता है। मुझे भी पता है, आपको भी पता, सबको पता है कि अगर मैं इस तरह से कोई पेंचकस लूंगा और उसे इस तरह से टाइट कर, इस तरह से घुमाऊंगा तो निश्चित तौर पे वो टाइट होगा, और अगर इस तरह लगाने के बाद ऐसे मैं उसे घुमाऊंगा तो निश्चित तौर पे वो लूज होगा। और आप अगर अंदर जाकर उसको ऑब्जर्व भी करोगे तो आप देखते होंगे कि सपोज ये मेरा कोई स्क्रू है, इस तरह से अगर मैं इसे इस प्रकार से घुमा रहा हूं, ऐसे लगा के ऐसे मैं घुमा रहा हूं, तो घुमा तो मैं ऐसा रहा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं ये आगे मूव कर रहा है, कहीं ना कहीं ये आगे मूव कर रहा है, और आगे मूव कर रहा है तभी तो वो टाइट हो रहा है। तो मैक्सवेल के रूल, ये जो रूल है ये भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। किसी करंट कैरिंग कंडक्टर द्वारा जो फील्ड बनेगा उस फील्ड की डायरेक्शन बताने के लिए ये रूल भी यूज कर सकते हो। इसे बोलते हैं मैक्सवेल रूल। और इस रूल के अनुसार यदि किसी मैं स्क्रू को टाइट करूं, इस रूल के अनुसार यदि किसी स्क्रू को मैं टाइट करूं तो उसके रोटेशन की डायरेक्शन पर, उसके रोटेशन की डायरेक्शन पर यदि करंट रिप्रेजेंट होगा तो उसका जो फॉरवर्ड या बैकवर्ड मूवमेंट होगा वो मूवमेंट मेरा क्या बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। मींस यदि मैं रोटेट कर रहा हूं, यदि किसी स्क्रू को मैं रोटेट कर रहा हूं और रोटेशन की डायरेक्शन, यदि रोटेशन की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक करंट रिप्रेजेंट करती है तो उस स्क्रू का आगे मूव करना या उस स्क्रू का पीछे मूव करना मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो करेगा। जैसे मैं कह सकता हूं, सपोज मैं किसी स्क्रू को टाइट कर रहा हूं, तो जब मैं टाइट कर रहा हूं तो निश्चित तौर पर इस तरह से टाइट कर रहा हूं, टाइट कर रहा हूं इस तरह से, मींस मेरी करंट की डायरेक्शन अगर ये मूवमेंट मेरा ऐसा हुआ तो यदि ये फिंगर इस मूवमेंट को दिखाती है और इस फिंगर पर या इस मूवमेंट पर यदि इलेक्ट्रिक करंट होता है तो थंब क्या दिखाएगा, मैग्नेटिक फील्ड, एंड वाइस वर्सा। तो खैर ज्यादा तो इसके बारे में नहीं जानना क्योंकि राइट हैंड रूल आपको काफी अच्छे से मैंने बता दिया, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि ये जो रूल है ये भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के काम आता है। और इस रूल के अनुसार यदि स्क्रू का रोटेशन, यदि स्क्रू का रोटेशन करंट रिप्रेजेंट करेगा तो फॉरवर्ड या बैकवर्ड, तो फॉरवर्ड या बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ स्क्रू मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट करेगा एंड वाइस वर्सा। मीन्स उसका उल्टा, यदि फॉरवर्ड बैकवर्ड मूवमेंट करंट दिखाएगा तो ये जो रोटेशन होगा फील्ड दिखाएगा, और यदि ये रोटेशन करंट दिखाएगा तो फॉरवर्ड बैकवर्ड जो होगा मेरा फील्ड दिखाएगा।